तो स्टूडेंट्स, टुडे इज डे 25 ऑफ दिस क्रैश कोर्स और हम लोग का जो टॉपिक मैग्नेटिज्म में हम लोग आ चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। नाउ मैग्नेटिज्म एंड मीटर्स। आज की हेडिंग में पढ़ के सुना दूं। आइडियल मीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए क्लोज्ड कॉइल। क्लोज्ड कॉइल हो सकता है सर्कुलर हो सकता है स्क्वायर हो, इसलिए क्लोज्ड कॉइल कहा गया है। और करंट कैरिंग है। Current loop as a magnetic dipole, analogy between electro and magnetism, Earth's magnetism, neutral points, tangent, galvanometer। ये सारे हम लोग के आज के डिस्कशन के पार्ट्स हैं। तो ये आइडियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग ये बहुत अच्छे समझ लें कि हर वो इंस्ट्रूमेंट आइडियल होता है जो जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है वो चीज वो अपने अंदर कतई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा और अपने अंदर से लिबरेट भी नहीं कर रहा। इसको उदाहरण से भी समझ लें। हमारे पास कोई मीटर स्केल है, लोहे का है, मेटल का है। हम जानते हैं कि मेटल जो है वो हीट के लिए बहुत अधिक सेंसिटिव होता है। तो अगर उससे हमने कपड़ा नापा समर्स में तो इसकी लंबाई जो होगी वो 100 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बढ़ी हुई होगी, यानी कि कपड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा नपेगा और विंटर्स में यही कपड़ा थोड़ा सा कम नपेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट आइडियल नहीं। लकड़ी का होगा तो ये दिक्कतें नहीं होगी और ये इंस्ट्रूमेंट आइडियल कहलाएगा। तो ये आइडियल अमीटर के लिए मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है फिगर बनाया हुआ है, सर्किट बनाए हुए हैं। ये दो रेजिस्टेंस है R1 R2, ये बैटरी हो गई, पोटेंशियल V हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और यहाँ पे हमने दूसरा सर्किट में जो है अमीटर लगाया हुआ है। अमीटर का रेजिस्टेंस RA माना हुआ है, RA। तो यहाँ पे करंट, इस समय करंट I बराबर V अपॉन R1 प्लस R2 कैसे आया? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। और जब ये अमीटर लगा दिया है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बदल गई है। I डैश बराबर V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। और अगर ये अमीटर आइडियल है तो ये I बराबर I डैश हो जाएगा। तो V अपॉन R1 प्लस R2, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। R1 प्लस R2 बराबर इतना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस RA एंड RA बराबर 0। और RA बराबर 0 का मतलब हो गया कि हर वो इंस्ट्रूमेंट आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा। और इसके बारे में दो बातें और ध्यान रखने वाली हैं कि अमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाएगा, यानी कि जहां से करंट पूरी पास होती हो या जिस ब्रांच में हमें करंट को मेजर करना हो। अगली बात, अमीटर कोई भी आइडियल तो हो नहीं सकता क्योंकि हर चीज जो है मेटल से बनी होगी, सर्किट से बनी होगी, वायर होंगे। ये सिर्फ किताबी बातें हैं कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन जो अमीटर हम यूज करते हैं उसके रेजिस्टेंस का ऑर्डर होता है 20 ओम। नाउ फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। सर्किट देख सकते हैं, एक बैटरी, दो रेजिस्टेंस R1 और R2। अभी यहाँ पे कोई वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा रखा है हमने। R1 के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस मैंने मान रखा है ये RV है। और R1 और RV जो पैरेलल में लगे हुए हैं, इन दोनों का टोटल जो रेजिस्टेंस आ रहा है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, दैट इज R1 डैश। तो इस समय पहली स्थिति में करंट का फ्लो की वैल्यू है I बराबर V अपॉन R1 प्लस R2। इस समय कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा A और B के अक्रॉस, दैट विल बी गिवन बाय I R1। तो ये हो गया V R1 अपॉन R1 प्लस R2। दूसरी स्थिति में करंट की वैल्यू आ गई है V अपॉन R1 डैश प्लस R2। फिर से बोल दूं, R1 डैश इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड RV। और नया वोल्टेज आ गया V AB डैश बराबर I डैश R1 डैश। तो ये आ गया V R1 डैश अपॉन R1 डैश प्लस R2। और अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल है तो फिर अपनी उपस्थिति सिर्फ जो है पोटेंशियल को नापने के काम में जो है दर्ज कराएगा और किसी काम में नहीं। तो VAB बराबर VAB डैश है और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये शर्त आ जाती है R1 बराबर R1 डैश। स्टूडेंट इसके आगे बिल्कुल बढ़ नहीं पाता है तो सोचता था कि जो है कि यही आइडियल वोल्ट मीटर की कंडीशन हो गया है, लेकिन इसका आइडियल वोल्ट मीटर की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। तो अगर ये R1 बराबर R1 डैश है तो 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R1 डैश भी हो सकता है। और 1 अपॉन R1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RV। तो ये और ये कट जाएगा, 1 अपॉन RV बराबर 0 हो जाएगा और RV बराबर 1 अपॉन 0, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। आइडियल वोल्ट मीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन इनफाइनाइट तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता है। तो क्या जो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या इनफाइनाइट होता है? यानी होना चाहिए, आइडियल की बात है, लेकिन होता नहीं है। होता 2000 ओम है, 2000।
अगली बात और ध्यान रखने वाली कि जो है वोल्ट मीटर को आप हमेशा पैरेलल में जो है अरेंज करेंगे। अगर आपने सीरीज में इसको जोड़ा तो ये सर्किट को ब्लॉक कर देगा और सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। यूज जो करते हैं उसका रेजिस्टेंस का ऑर्डर 2000 ओम एंड इट मस्ट बी अरेंज ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट भी नाप सकता है, पोटेंशियल नाप सकता है, यानी कि अमीटर के तरीके से भी और वोल्ट मीटर के तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आइडियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है गैल्वेनोमीटर को। और ये इसके साथ एक और खूबी है कि ये बहुत कम मात्रा की करंट या कम मात्रा का चार्ज भी ये डिटेक्ट कर लेता है। ऐसा अमीटर और वोल्ट मीटर में नहीं होता। एक और खास बात कि इसको जीरो इनर्शिया का इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये करंट जो नापता है वो डिफ्लेक्शन के आधार पर नापता है, IG प्रोपोर्शनल टू 5। डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन माने कि करंट उतनी ही ज्यादा यहाँ पे फ्लो कर रही है। यहाँ पे एक और टर्म होता है कि जो है अगर आप चाहें तो इसका जो ये करंट मेजर कर रहा है इसका अमाउंट आप जो है कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर जितने के लिए आपने इसको बनाया है उससे अगर ज्यादा नापने का प्रयास करते हैं तो ये डैमेज भी हो सकता है। यहाँ पे एक टर्म आता है शंट का, SHUNT, शंट। ये एक एडिशनल रेजिस्टेंस होता है जिसको कि आप जोड़ सकते हैं सीरीज में भी और पैरेलल में भी, और इसकी वैल्यू सर्टेन मिनिमम से फाइनाइट मैक्सिमम तक के कहीं पे भी हो सकती है। अगली बात, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर के तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमने पढ़ा अभी कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। हम 0 नहीं कर सकते, हम कम से कम कर सकते हैं। क्या करते हैं, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर के तरीके से हमको इस्तेमाल करना है तो हमें जोड़ना होगा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, और वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, मैग्नेटिक टॉर्क लगने जैसी कोई चीज है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। ये एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है, और यहाँ के बाद यहाँ का फिगर आप लोगों को विजुअलाइज करना होगा। यहाँ से एक वायर गया हुआ है, फिर यहाँ पे कोई एक प्लेन मिरर है, फिर ऊपर जाकर के कोई सस्पेंशन पॉइंट है। जैसे ही नीचे से करंट फ्लो कराया जाएगा, यहाँ पे फोर्स इस वाले पार्ट में अंदर को लगेगा, इस वाले पार्ट पे फोर्स बाहर को लगेगा। कपल बनेगा तो टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, और ये मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से घूमेगा। और ये इसका सिरा एक आप देख सकते हो, हमने जो बताया था कि ऊपर पार्ट बंधा हुआ है तो उसमें ट्विस्टिंग टॉर्क भरता चला जाएगा। तो मैग्नेटिक टॉर्क पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, NIAB sin थीटा। टॉर्क ट्विस्टिंग C5, C इज ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। इक्विलिब्रियम स्टेज में ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर होंगे। I बराबर C अपॉन NAB 5 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट का संबंध दो तरीके से, एंगल के साथ दो तरीके से बैठ रहा है, और एक बार डायरेक्ट है, एक बार इनवर्स है। इस रिलेशन को साफ करने के लिए या तो ये हटे या फिर ये हटे, तो ये नहीं हट सकता है। हमने इसको हटाने की कोशिश की है। ये क्या किया, रेडियल फील्ड लगा दी है। रेडियल फील्ड का मतलब यहाँ जो मैग्नेट है वो कॉनकेव शेप के बना दिए हैं, और जो ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल था इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर कॉइल। अब इससे जो फील्ड निकलेगी वो हर हाल में सेंटर की तरफ को ही आएगी या सेंटर से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। तो एंगल जो बनेगा वो sin 90 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये I प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाएगा। इस तर्ज पे ये काम करता है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर की तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मैंने अभी आप लोगों को आइडिया बताया। और एक और बात चलते चलते आप समझ लें, एक टर्म होता है शंटेड, SHUNTED। शंटेड का मतलब हो जाएगा कि आपने कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया है। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर की बात करेंगे, G का मतलब गैल्वेनोमीटर भी है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है, A का मतलब अमीटर है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये एक हमारे पास हो गया है गैल्वेनोमीटर, और इसके पैरेलल में हमने लगाया हुआ है ये एक शंट। ये मेन करंट है, ये IG उसका एक पार्ट है,
तो आई जी इंटू जी बराबर यहाँ पे जो करंट आएगी वो आई माइनस आई जी हो जाएगा, इंटू में एस हो जाएगा। आई जी एस प्लस जी बराबर आई इंटू एस, आई जी बराबर आई एस अपॉन एस प्लस जी हो जाएगा। आई जी इज ए पार्ट ऑफ आई जी अपॉन आई को करंट सेंसिटिविटी भी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर की बात करेंगे, एज वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो गया है एक गैल्वेनोमीटर कह लीजिए। यहाँ पे हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, आर है, और ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे ये वोल्टेज V गिरा हुआ, ये I है, यहाँ पे IG हो गया, और V बराबर IG R प्लस G हो गया। तो R प्लस G बराबर V अपॉन IG हो जाएगा, और R बराबर V अपॉन IG माइनस G हो जाएगा। यहाँ पे रेंज के बारे में भी आपको बता दें, I बराबर IG 1 प्लस S प्लस जी अपॉन एस होगा, तो 1 प्लस जी अपॉन एस हो जाएगा। रेंज अगर आपको बदलना है तो आई रेंज 1 अपॉन आई रेंज 2 बराबर 1 प्लस जी अपॉन एस 1 अपॉन 1 प्लस जी अपॉन एस 2। यहाँ पे अगर रेंज आपको बदलना है तो यहीं से आपको चलना होगा, V रेंज 1 अपॉन V रेंज 2 बराबर R1 प्लस जी अपॉन R2 प्लस जी। यहाँ पे सवाल लगाते समय ध्यान रखेंगे दो तरीके की करंट दी जाती है। सिंस IG इज ए पार्ट ऑफ I, इसलिए हमेशा IG की वैल्यू I से कम होगी। सिंपल यहाँ पे वैल्यू को फिट कर देना है, आंसर निकल आता है। यहाँ के लिए ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप सवाल ऐसे लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको एक एक नियम से, यूनिटरी मेथड से भी आप सवालों को लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि कोई गैल्वेनोमीटर है 4 वोल्ट तक नाप सकता है और उसका रेजिस्टेंस 100 है। मुझे इससे 6 ओम नपवाना है, तो कैसे लगाएंगे आप? कहा गया 4 वोल्ट के लिए 100 ओम है, तो 1 वोल्ट के लिए 100/4 यानी कि 25 ओम हो गया। हमें 6 वोल्ट नपवाना है, यानी कि 25 इंटू 6 150 वोल्ट, जो 150 ओम हमको चाहिए। 100 ओम हमारे पास पहले से है, 50 ओम जोड़ना होगा सीरीज में। जितने भी सवाल आपके गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर हैं, आप उसको इसी मेथड से लगा सकते हैं। जब हमारा सवालों का जो है मौका आएगा, मैं आप लोगों को ऐसा करके दिखाऊंगा। अब ये आप लोगों को देखना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए कॉइल। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि PO बराबर होता है μ0 NI अपॉन 2R। ये YZ प्लेन पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ये इसका X एक्सिस हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं, ये फाई है, ये फाई है, तो ये भी फाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आता है μ0 NI R² अपॉन 2R² प्लस X² पावर 3/2। अगर कहा जा रहा है कि अगर X बहुत बड़ा है R से, यानी कि हम बहुत दूर से देख रहे हैं, तो सर्टेनली इसका व्यवहार जो है पॉइंट की तरीके से हो जाना चाहिए। तो देखते हैं μ0 NI R² और अपॉन में ये छूट गया है, X बच गया, 2x³ आ गया। तो μ0 NI R² अपॉन 2x³, 2 पाई से नीचे 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे μ0 अपॉन 4 पाई हो गया, 2 NI पाई R² अपॉन x³ हो गया। तो ये μ0 अपॉन 4 पाई देख सकते हैं 2m अपॉन x³। इस समय इसका व्यवहार कैसा चल रहा है, कहेंगे डाइपोल बिहेवियर है। देखें ये डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल बिहेवियर है। ऐसा कैसे हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे अगर आप कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज करंट देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप नॉर्थ पोल देख रहे हैं, और अगर क्लॉकवाइज करंट देख रहे हैं तो साउथ पोल देख रहे हैं। और ध्यान रहे हमारे आपके बीच में 180 डिग्री का विजन में अंतर है इस प्लेन। जो हमारे लिए इस तरफ को एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको आपकी तरफ से जाके देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, या इसका उल्टा भी सही है। और नॉर्थ पोल की तुलना आप पॉजिटिव चार्ज से, साउथ पोल की तुलना आप नेगेटिव चार्ज से करते हैं। जब ये दो पोल एक साथ एक दूसरे के पास पास में रहते हैं तो हम जानते हैं कि डाइपोल बनता है। चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है। तो वही हमने देखा
मैग्नेटिक डाइपोल बिहेवियर। और यहाँ पे फॉर्मूला इसका m बराबर NIA है और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा वही होगी जो कि एरिया वेक्टर की होगी। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, अगर ये करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड। और अगर यही जो है करंट आपकी क्लॉकवाइज आ रही है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड। तो ये हुई बात हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे एक रिलेशन भी डिराइव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नीट में बहुत 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 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा जाएगा Px बराबर म्यू 0 NI R स्क्वायर अपॉन, यहाँ से R स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया है तो ये 2R क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। देखें यहाँ पे R स्क्वायर है, R क्यूब है, यहाँ पे R बचेगा, ये BO हो गया, BO का मतलब सेंटर हो गया, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऐसा बन गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आप देखोगे बच्चों एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब जो है क्या समानताएं हैं, क्या विषमानताएं हैं बिटवीन इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे इसको ये हेडिंग का जो है औचित्य जरा समझ लें। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नेट वाले ही जो है सारे आइडिया बता करके आपको छोड़ सकता हूँ, या जैसा किताबें छोड़ देती हैं। यहाँ मेरा कहना होता है कि इलेक्ट्रो पढ़े हुए रेगुलर कोर्स में कम से कम 1.5 महीने का समय गुजर चुका होता है। तो ये इलेक्ट्रो वाला पार्ट हमारे दिमाग से जो है ओझल हो रहा होता है, धूमिल हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक रास्ता होता है हमारे पास कि हम चाहें तो उन सारी चीज़ों को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ ही लेते हैं और साथ में इनको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद होता है। तो यहाँ पे जो प्रदर्शन Q का है वहां पे प्रदर्शन ये M का है। M का मतलब पोल स्ट्रेंथ है। कोई मैग्नेट है तो उसके जो पोल्स हैं उनकी पावर कितनी है। कांस्टेंट जो यहाँ पे इलेक्ट्रो में यूज हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वैल्यू आप जानते हो, यहाँ पे म्यू 0.4 पाई। कूलम्स लॉ की स्थिति यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पे म्यू 0/4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, B बराबर म्यू 0/4 पाई M अपॉन R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला E बराबर F अपॉन Q, F बराबर QE, F बराबर MB। ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। और अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये पोल स्ट्रेंथ दे देगा, आपको डिस्टेंस देगा, कहा जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आंसर भी होगा, आपको कैलकुलेट करके आपको दिखाना होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा। अगला सवाल है कि इन 4 में से कौन एक है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका अस्तित्व ही नहीं होता। तो आंसर है मैग्नेटिक पोटेंशियल। कारण भी समझ लें, पोटेंशियल का परिभाषा हुआ है ग्रेविटेशनल के लिए कि एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से अर्थ की फील्ड तक लाने के लिए जितना भी वर्क किया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कोई एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो है वर्क किया जाएगा। जब आप इसी को मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए जब आप जो एक्सप्लेन करने जाओगे तो क्या कहोगे, आप सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं ला सकते, सिर्फ साउथ पोल नहीं ला सकते। नॉर्थ लाएंगे तो साउथ आएगा, साउथ आएगा जो लेके आएंगे तो नॉर्थ आएगा। पॉजिटिव लाएंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि टोटल पोटेंशियल की वैल्यू हर हाल में 0 हो जाएगी। यहाँ आ जाइए, dV बराबर माइनस का E dr cos थीटा, dV बराबर माइनस का P dr cos थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बराबर 2QL, वेक्टर क्वांटिटी होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे कैपिटल M बराबर 2ml। ये भी है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव था तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। टॉर्क बराबर P sin थीटा, टॉर्क बराबर MB sin थीटा। टॉर्क का यहाँ पे वेक्टर फॉर्मूला P क्रॉस E, यहाँ पे M क्रॉस B। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू MB, यहाँ पे टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे P, यहाँ पे MB।
मिनिमम टॉर्क जीरो, W बराबर वर्क डन PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, W बराबर MB cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। अगर इनिशियली डाइपोल वाज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड तो थीटा 0 0 हो जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा। ये डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा 0 रखेंगे तो आपको एंड ऑन पोजीशन पे जो है पोटेंशियल मिल जाएगा, 90 रखेंगे तो ब्रॉड ऑन पे मिल जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल इन ऑब्लिक पोजीशन। थीटा 0 जो है रखा जाएगा तो हमको मिल जाएगा एंड ऑन पोजीशन पे फील्ड, और यहाँ पे 90 रखेंगे तो मिल जाएगा ब्रॉड ऑन पे। ऐसा ही यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे बातों को एक बार दोहरा दिया जाए कि एंड ऑन पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो पैरेलल टू द डाइपोल होती है और ब्रॉड ऑन में एंटी पैरेलल टू द डाइपोल होती है, और एंड ऑन की फील्ड ब्रॉड ऑन की फील्ड का 2 गुना होता है, 2 गुना। अभी बच्चों आप लोगों को जो है पढ़ने को मिलेगा अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसका एक्चुअल नाम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब ही होता है अर्थ। तो स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। और जो अभी बात आती है कि अर्थ में मैग्नेट होने का कोई आपके पास प्रमाण है क्या? बहुत ही जानदार शानदार प्रमाण है कि कोई भी अगर हम मैग्नेटिक नीडल ले लें, कोई बार मैग्नेट ले लें, मिडिल पॉइंट से फ्रीली उसको बांध करके सस्पेंड करें और देखें कि जो है नेचुरली ये जाकर के नॉर्थ और साउथ पोजीशन में जाकर टिक रहा है। और ऐसी कोई भी चीज जो कि नॉर्मली हैंग कराए जाने पे अर्थ के नॉर्थ और साउथ पे जाकर के टिक जाए, इस सिवाय मैग्नेट के कुछ और नहीं हो सकता है। बात आती है यहाँ पे, ये अर्थ का शेप हो गया, ये आप देख सकते हैं ये G और G का मतलब हो गया है ज्योग्राफिकल, NG का मतलब हो गया है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, SG का मतलब हो गया है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये NM और SM है, NM का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, SM का मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल है। अब बात आती है यहाँ पे मेरिडियन की। मेरिडियन ऐसा कहा जाएगा, प्लेन कंटेनिंग लाइन ज्वाइनिंग one point from upper hemisphere and other point from lower hemisphere is called as meridian। इस तरह से plane containing line joining NG and SG is geographical meridian, plane containing line joining NM and SM is magnetic meridian। अगली बात समझेंगे, जो मेरिडियन होता है ये प्लेन होता है और हमेशा ध्यान रहे वर्टिकल प्लेन होता है। अगली बात, परपेंडिकुलर प्लेन टू द मेरिडियन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इस तरह से ज्योग्राफिकल मेरिडियन के परपेंडिकुलर जो आएगा वो ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो जाएगा, और मैग्नेटिक मेरिडियन के जो परपेंडिकुलर आएगा वो मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा। यहाँ पे ये फाई दिखाया गया है और फाई एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप है, और कहा जाएगा, इसकी डेफिनेशन ध्यान सुनेंगे, कहा जाएगा एक्यूट एंगल बिटवीन actual horizontal and magnetic horizontal is called as angle of dip। Angle of dip is always measured by dip circle। dip circle ये एक प्रकार का यंत्र हो गया जो कि किसी भी स्थान पर रखे जाने पे वहां के डिप सर्किल के एंगल के बारे में हमें बताता है, वहां पे एंगल ऑफ डिप के न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, V जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड फाई इज एंगल ऑफ डिप। tan फाई बराबर जब आप रखोगे तो यहाँ पे B sin फाई अपॉन B cos फाई रखेंगे तो ये V अपॉन H हो जाएगा। लगे हाथ बच्चों, यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल का तरीका लगाने का, उसको सेकंडों में लगाने का तरीका जाने, उसके बारे में जानने का प्रयास न करें क्योंकि थोड़ा अधिक समय ले सकता है। सवाल में अक्सर कहा जाता है कि हमने जो है किसी डिप सर्किल को हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे झुका के रखा है और ये इस समय इतना एंगल ऑफ डिप शो कर रहा है, ट्रू एंगल ऑफ डिप कितना होगा? तो ध्यान रहे, फाई डैश इज द अपरेंट एंगल ऑफ डिप, फाई इज ट्रू एंगल ऑफ डिप, थीटा इज एंगल एट विच मैग्नेटिक नीडल या डिप सर्किल हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो tan फाई डैश बराबर tan फाई अपॉन cos थीटा। एक और सवाल के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 बराबर cot स्क्वायर डेल्टा। जब
डिप सर्किल को वर्टिकल में किसी एंगल पे झुका के रखा गया तो उसने डिप एंगल शो किया डेल्टा 1। उतने ही एंगल पे हमने जाके इसको जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया, इसने शो किया डेल्टा 2। ट्रू एंगल ऑफ डिप विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अगली बात समझेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक मैप होता है। मैग्नेटिक मैप के 5 लाइनें होती हैं। ये आइसोक्लिनिक है, एक्लिनिक है, आइसोगोनिक, एगोनिक, आइसोडायनेमिक। ये दोनों डिप सर्किल के लिए, ये आपका एंगल ऑफ डिप के लिए है। ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के लिए है। नया टर्म आ गया, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एक्यूट एंगल बिटवीन geographical meridian and magnetic meridian. So this angle is angle of declination. Angle of declination. Acute angle कहना जरूरी है, अदरवाइज आप ये वाला एंगल ले सकते हैं और ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन नहीं कह रहेगा। तो कहा जाएगा लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल एंगल ऑफ डिप आर कॉल्ड एज आइसोक्लिनिक लाइन्स। लाइन्स ज्वाइनिंग जीरो एंगल ऑफ डिप आर कॉल्ड एज एक्लिनिक लाइन्स। Lines joining points having equal angle of declination are isogonic lines. Lines joining points having zero angle of declination are agonic lines. Lines joining points having equal value of horizontal component of Earth's magnetic field are called as isodynamic lines. अब बात आएगी बच्चों न्यूट्रल पॉइंट की। न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट भी कहते हैं, इसको जरा समझा जाए। कभी अगर आपने जो है मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल को अगर आपने कभी देखा हो 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, कभी न कभी देखा ही होगा। तो जब इसको रखा जाता है कभी किसी जगह पे तो ये ऐसी कांपती हुई सी दिखती है, ऐसी कांप सी नहीं होती है। ऐसी कोई जगह हमको मिल जाए जहां पे फील्ड ना हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ऐसी कोई जगह आपको बता दें पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इसका भी कारण समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के होने से ही जो है पैदा हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होती है तो यह जन्म दे देती है मैग्नेटिक फील्ड को। चार्ज जो है वो मैटर के साथ में होता है, और ऐसी कोई जगह हम ढूंढ नहीं पाएंगे, हम जानते भी नहीं, हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं होगा और वो मटेरियल चल नहीं रहा होगा। तो मटेरियल अगर चलेगा तो चार्ज चलेगा, चार्ज चलेगा तो वहां पे बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर रहेगी। तो ऐसी कोई जगह तो हमको मिली नहीं, तो हम कर क्या सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट के लिए? कहेंगे ऐसी जगह आपको जो है दो मैग्नेटिक फील्ड को ला करके आपको उसको कैंसिल कराना होगा। तो जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे वैसे ही वहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझेंगे। तो कहा जाएगा ऐसी जगह जहां पे कोई कंपास निडल फ्री हो जाए किसी भी डायरेक्शन में रहने के लिए, नाम देते हैं उसको नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट का। अगर सिर्फ एक बार मैग्नेट है तो उससे हमें दो नल पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि एक बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होंगे और अर्थ का भी एक नॉर्थ और एक साउथ होगा। नॉर्थ नॉर्थ कैंसिल होगा, साउथ साउथ कैंसिल होगा। अगर हमारे पास दो बार मैग्नेट है तो हमको 6 नल पॉइंट मिलने वाले हैं, एक बार मैग्नेट और अर्थ से, दूसरा बार मैग्नेट और अर्थ से, और दो आपस में मिलेंगे। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट का वर्टिकल डायरेक्शन में रख करके करें तो होंगे दो नल पॉइंट, लेकिन मिलेगा एक नल पॉइंट, क्योंकि हवा में जो नल पॉइंट बन रहा है उसको हम अपने पेपर पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई बार मैग्नेट ऐसे अर्थ सरफेस से चलता चला जाए तो हमें अनंत नल पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पे दो बातें नल पॉइंट के बारे में आपको और बता दें कि अगर हमारा कोई बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मेरिडियन में पे रखा हुआ है और हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ को देख रहा है, तो ये हमें नल पॉइंट मिलने वाला है ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, यानी कि फॉर्मूला मिलेगा BH बराबर μ0/4πm/r के। अगर यही हमारा उसी पोजीशन में, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन के ही अक्रॉस के ही अलोंग, अगर हमारा बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ को देख रहा है, तो हमें जो नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला है वो एंड ऑन पोजीशन पे BH बराबर μ0/4π2m/r के। मैंने आप लोगों को जो है आज के वीडियो के शुरुआत में गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था। हम आपको जो है यहाँ पे एक छोटी चीज थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी अगर पूछ लिया गया, कुछ भी नहीं जानते होंगे तो उससे बेहतर होगा कि कुछ तो जान ही लें।
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जो कि टेंजेंट लॉ पे आधारित होता है। और अभी अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, tan phi बराबर v अपॉन h, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट लॉ। तो tan थीटा बराबर यही bv अपॉन bh हो गया। तो bh tan थीटा बराबर म्यू जीरो ni अपॉन 2r। ये डिप सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से I की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2r bh ध्यान रहे ये क्या है, ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। म्यू जीरो n tan थीटा, ये सारी चीजें कांस्टेंट, तो I बराबर k tan थीटा। डिफरेंशियल कर दिया तो डी आई बराबर के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। करंट सेंसिटिविटी देखने के तो डी आई अपॉन आई बराबर के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन के टैन थीटा। ये डी आई अपॉन आई बराबर आ रहा है 2 डी थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। यहाँ पे इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें अभी और करने को बाकी हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मैग्नेटिज्म एंड मीटर्स का पार्ट फर्स्ट था। मीटर्स हम लोग का पार्ट खत्म हो गया है, लेकिन मैग्नेटिज्म के लिए बाकी के पार्ट के लिए हम लोग को अगले वीडियो में आना होगा। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर में ही रहें और बाहर तब तक न निकलें जब तक कि बहुत अधिक आपको आवश्यक ना हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।